वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 13वें ब्रिक्स सरबराही इजलास की सदारत करेंगे। वर्चुअल इजलास में अफगानिस्तान, आलमी वबा के असरात और दीगर अहम आलमी और इलाकाई मसाइल पर तबादले ख्याल किया जाएगा। सरबराही इजलास का मौजू तसलसल, इस्तेहकाम और इत्तेफाक राय के लिए बैन ब्रिक्स ताउन है। हिंदुस्तान ने अपनी सदारत के लिए 4 तरजीही शोबों को उजागर किया है। उनमें कसीर जहती निज़ाम में इस्लाहात, इंसदाद दहशतगर्दी, पायदार तरक्याती अहदाफ के हसूल के लिए डिजिटल और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और अवाम से अवाम के तबादले शामिल है। इजलास में ब्राज़ील के सदर, रूसी सदर, चीन के सदर और जनूबी अफ्रीका के सदर शिरकत करेंगे। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, ब्रिक्स का 13वां इजलास और वज़ीर आज़म की सदारत में होने जा रहा है। वर्चुअली कितने बजे होगा और क्या क्या मुद्दों पर बातचीत होनी है? बिल्कुल मुनज़्ज़ा, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी आज चेयर करेंगे ब्रिक्स देशों के सम्मेलन को, जो कि 13वां सम्मेलन है, और पीएम मोदी इसको चेयर करेंगे। आज शाम 5:30 बजे ये शुरू होगा। इसमें रशियन प्रेसिडेंट, चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ साथ साउथ अफ्रीकन और ब्राजील के प्रेसिडेंट भी शामिल होंगे जी। कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी, लेकिन सबसे अहम मुद्दा जिस पर चर्चा हो सकती है वो अफगानिस्तान के हालात को लेकर जितने भी इस टाइम में मीटिंग्स हो रही हैं या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बातचीत हो रही है, अफगानिस्तान सबसे ऊपर है जी। हालांकि इसके अलावा और भी ब्रिक्स के इशूज हैं, जिसमें इकोनॉमिक इशूज हैं, ट्रेड के इशूज हैं, और लेकिन इस वक्त माना जा रहा है कि सबसे अहम जो मुद्दा है वो अफगानिस्तान का ही रहने वाला है जी। हमने कल भी देखा है कि कल देर शाम एक मीटिंग हुई थी, मिनिस्ट्रियल मीटिंग, जिसमें इंडिया और अमेरिका, यूके और ऐसे 20 कंट्रीज थे जिन्होंने अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा की है जी। और इंडिया ने एक बार फिर ये दोहराया है कि आतंकवाद का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए अफगानिस्तान की जमीन का। और जो एक्सटर्नल प्लेयर्स हैं, ये जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा है बिना नाम लिए पाकिस्तान का कि जो एक्सटर्नल प्लेयर्स हैं वो हिंसा को बढ़ावा ना दें वहां पे, और साथ ही साथ कोई भी देश जो है अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये अनएक्सेप्टेबल होगा। तो ऐसे में जाहिर तौर पर आज की जो मीटिंग है, माना जा रहा है कि ये ऐसा मंच होगा जहां पर चीन, रूस और भारत एक ही मंच पर होंगे। और हमने ये भी देखा है कि यूएनएससी में जो लास्ट रेजोल्यूशन पारित हुआ था, चाइना और रशिया ने उससे एब्सटेन किया था वोटिंग से, लेकिन आज के मंच में क्योंकि रशिया और चाइना भी होंगे, तो इन तमाम मुल्कों के साथ आज अफगानिस्तान से जब बातचीत होती है तो कंसेंसस बनाने की कोशिश की जाएगी कि आगे ये राह क्या है अफगानिस्तान में वापस नॉर्मलसी के लिए, और वहां पर जो एश्योरेंस दी गई तालिबान की तरफ से, कैसे उन एश्योरेंसेस को तालिबान पूरा करे। बिल्कुल, शैलेंद्र वांगू, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते, तालिबान के अफगानिस्तान में बिला इजाज़त मुजाहिरों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक मुजाहिरे के लिए इजाज़त लेना लाजमी करार दिया गया है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों काबुल में पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज में बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए थे। हुजूम को मुंतशिर करने के लिए फायरिंग भी की गई थी। ख्याल रहे कि इससे कबल तालिबान के जरिए ख़वातीन क्रिकेट टीम पर पाबंदी आयद किए जाने की बात भी सामने आई थी। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर दुनिया भर की निगाह है। इसी कड़ी में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने अपने इत्तेहादियों और हलीफों के साथ वर्चुअल मीटिंग की, और इस मीटिंग में 20 से ज़्यादा मुल्कों के आला ओहदेदार, नेटो, यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकार शरीक हुए। ग्रुप ने उम्मीद जाहिर की है कि इक़्तिदार संभालने के बाद तालिबान हुकूमत अपने वादों को पूरा करेगी। नई हुकूमत इंसानी हकूक़ की पासदारी करेगी। बैरून मुल्कों के बाशिंदों को वतन वापस जाने की इजाज़त दी जाएगी। ग्रुप को तवक्का है कि अफगानिस्तान में सरगर्म बैनुल-अक़वामी इदारों को बेरोक टोक खिदमात जारी रखने दिया जाएगा। मौसम सरमा करीब है, ऐसे में तकरीबन 2 करोड़ अफगान अवाम को ग़िज़ा, साफ पानी, सेहत की देखभाल और दीगर फौरी नौयत की इआनत की ज़रूरत है। दिसंबर तक इंसानी बुनियादों पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा $6 करोड़ 60 लाख की रकम जमा कर रहा है। मक़दूनिया में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बनाए गए अस्पताल में लगी आग के नतीजे में कम से कम 10 अफराद हलाक, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं।
जख्मियों को नजदीकी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। उनमें कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। महलूकीन की तादाद में इजाफे का अंदेशा है। वजीर सेहत वी फिलिप्स ने इसे भयानक हादसा करार दिया है। मकदूनिया में 1,80,000 अफराद कोरोना से मुतासर हुए हैं, जबकि अब तक 6,153 अफराद की मौत हो चुकी है। आसाम कश्ती हादसे में एक फर्द की मौत हो गई है, जबकि 7 अभी भी लापता है। अब तक 82 अफराद को बचा लिया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत कार्य में जुटी हुई है। कल देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। आज सुबह 6 बजे से इमदादी कार्रवाई फिर शुरू की गई है। आसाम के वज़ीर-ए-आला आज जोरहाट और मजोली का दौरा करेंगे। दो बोट के आपस में टक्कर हो गई निमाती घाट में। तो कह रहे थे शुरू में एस्टिमेट ये थे कि लगभग 120 के आसपास में लोग उसमें सवार थे। तो अभी जो पता लगा है, अभी तक का लेटेस्ट ये है कि 90 लोग का हम लोग शिनाख्त कर चुके हैं कि ऐसा था, जिसमें से 82 लोग तो बच चुके हैं और 7 अभी भी मिसिंग है। और एक माजुली की लेडी थी जो 30 साल की, जो प्रोफेसर साहब हैं, वो अनफॉर्चुनेटली उनका डेथ हो गया है। अब कल से ही शाम को जब 4 बजे ये हुआ था, उसके बाद से ही हमारी इमीडिएटली एनडीआरएफ की टीम्स इसमें लगी हुई है, साथ में स्टेट की एसडीआरएफ की भी लगी हुई है। और लगभग 4 टीमें जो हमारी है, इसमें बहुत सारे अधिकारी भी है एनडीआरएफ के हैं, वो सब वहाँ पे लगे हुए हैं। रात को 2:30 बजे तक वहाँ सर्च ऑपरेशन चला, और जिसमें कि अपने जो स्टेट के मिनिस्टर्स भी आए थे। श्री जोगन मोहन जी हैं, जो डिजास्टर मैनेजमेंट के मिनिस्टर है असम के, वो भी आए थे। तो उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि भी अब रात को और कैरी फॉरवर्ड करना ठीक नहीं है। सुबह जब पहली किरण निकलेगी या पहला जब उजाला होगा, उस टाइम हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी सुबह 6 बजे से वहाँ पे निमाती घाट में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन हो चुका है। इसमें से जो एक बोट थी जो पलट की थी, वो बोट बहते हुए 4-5 किलोमीटर नीचे आ गई है। उसको हमने, हमारे जो एनडीआरएफ के रेस्क्यूअर्स हैं, उन्होंने उसको उसमें छेद करके काट के उसको अंदर पूरा देखा। अभी तक उसमें कोई ऐसा आदमी या कोई ऐसा मिला नहीं उसमें। उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी के दौरे का आज तीसरा दिन है। आज एमआईएम चीफ बाराबंकी जाएंगे और अवाम से मुखातिब होंगे। बाराबंकी के कटरा मोहल्ले में अवाम से मुलाकात करेंगे और पार्टी कारकुनान को जिम्मेदारी सौंपेंगे। वाज़ेह है कि असदुद्दीन ओवैसी मिशन यूपी पर हैं। इससे पहले फैजाबाद गए थे और फिर लखनऊ का भी दौरा किया था। बाराबंकी से हमारे नुमाइंदे अनिरुद्ध शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, असदुद्दीन ओवैसी का तीसरा दिन है दौरे का, ऐसे में उनका क्या कुछ शेड्यूल रहेगा, बताइएगा। अनिरुद्ध, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि आज तकरीबन 12 बजे असदुद्दीन ओवैसी जो है वो आलापुर पहुंचेंगे, जहां पे जो उनके कार्यकर्ता है वो उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद ठीक वो 12:30 बजे कटरा मोहल्ला पहुंचेंगे, जहां पे वो जनसभा को संबोधित करेंगे। और उसी दौरान वो तमाम जो पार्टी वर्कर्स है उनसे ही मिलेंगे और 2022 के चुनाव को लेकर के जो क्या स्ट्रैटेजीज है उसके बारे में भी वो उनसे चर्चा करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनका ये दौरा जो है वो बेहद खास हो जाता है, क्योंकि बाराबंकी जो है पहले समाजवादियों का गढ़ रहा, उसके बाद बीजेपी उस काबिज है। और क्योंकि बाराबंकी के अंदर तकरीबन 30% जो है मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम वोटर्स हैं जो कि सपा के खेमे में रहते थे। तो कहीं ना कहीं अब 2022 का चुनाव भी है और ओवैसी के इस दौरे से कहीं ना कहीं समाजवादियों को भी जो है अब उसमें ज्यादा खास होमवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जैसा कि समाजवादी पार्टी के जो वर्कर्स हैं, जो नेता हैं, सीनियर लीडर्स हैं, वो कहते थे उनका चुनाव जो है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से है। पर अब ओवैसी के आने से कहीं ना कहीं जो 30% जो वोटर्स हैं, मुस्लिम वोटर्स हैं, वो अब इफेक्ट जरूर होंगे। तो ये आज इस जनसभा के बाद ये पूरा क्लियर भी हो जाएगा कि किस तरीके से जो है जो रुख है आगामी 2022 का चुनाव का जो रुख है, और ओवैसी क्या उसमें क्या अपनी बात कहते हैं, क्या गाइडलाइन देते हैं, पार्टी को मजबूत करने के लिए, जिले लेवल पे मजबूत करने के लिए वो किस तरीके की स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं, क्या जिम्मेदारियां देते हैं, जिससे 2022 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी जो है वो मैदान में लड़ेगा। अनिरुद्ध, ये भी बताएं कि अब तक के उनके दौरे को किस तरह से देखा जा रहा है?
देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि ओवैसी के दौरे को लेकर के तमाम विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने अलग अलग अपने बयान दिए हैं। और समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनका कहना है कि हाँ, उनको सारा चीज ओवैसी के इस दौरे से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी भी अपनी जो है अपनी बात कह रही, बीजेपी भी अपनी चुनावी रणनीति में मजबूत है, क्योंकि बीजेपी तमाम पिछले बैक टू बैक जितने चुनाव हुए हैं उनको लड़ती आई है। तो अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में पूरा देखा जाए असदुद्दीन ओवैसी का दौरा, तो कहीं ना कहीं अभी तक बीजेपी और समाजवादी की ही लड़ाई रहती थी। पर अब जब ओवैसी का जो ये मूवमेंट है, ओवैसी के मूवमेंट के बाद ये बात बिल्कुल तय हो जाती है कि मुस्लिम जो वोटर्स हैं, जो मुस्लिम जो वोटर्स है पूरे जिले भर के 30 से 35% जो वोटर्स है, वो बिल्कुल बेहद जो है कह सकते हैं वो इफेक्ट जरूर करेंगे। और इसका कहीं ना कहीं इसका थोड़ा बहुत जो नुकसान है वो समाजवादी को जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। आज कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का जम्मू दौरा है। 2 दिनों के दौरे के दौरान राहुल गांधी पार्टी लीडरान से मुलाकात करेंगे और वैष्णो देवी का दर्शन करेंगे। राहुल गांधी के इस्तकबाल की शानदार तैयारियां की गई है। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस लीडरान की मीटिंग भी होगी। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को मजबूत करने और दीगर अहम मसलों पर बातचीत करेंगे। राहुल गांधी करीब 1 बजे यहां पहुंचेंगे। वैष्णो देवी की यात्रा के पेश नजर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, करनाल में किसानों के एहतजाज का तीसरा दिन है। मोबाइल, इंटरनेट और SMS खिदमात मुअत्तल कर दी गई है। इंतजामिया और किसानों के बीच तातुल बरकरार है। लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अफसरान पर कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, करनाल में किसानों के एहतजाज का आज तीसरा दिन है और मोबाइल, इंटरनेट और SMS सर्विसेज को मुअत्तल कर दिया गया है। इंतजामिया और किसानों के बीच तातुल बरकरार है। इससे पहले इंतजामिया और किसानों के बीच बातचीत हुई थी लेकिन वो नाकाम रही। वहीं लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अफसरान पर कार्रवाई के मुतालबे को लेकर किसान डटे हुए हैं। करनाल से हमारे नुमाइंदे हिमांशु नारंग इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, तीसरा दिन है किसानों के एहतजाज का और वहीं इंटरनेट और SMS सर्विसेज को भी बंद कर दिया गया है। देखिए, इंटरनेट जो सेवा है किसी मोबाइल कंपनी की चल रही है और किसी मोबाइल कंपनी की नहीं चल रही है, यानी कि परेशानी जरूर हो रही है। तीसरा दिन है आज धरना प्रदर्शन का। जिला सचिवालय के बाहर रणनीति ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसान यहाँ पर पहुंचे। हालांकि किसान नेताओं का यही कहना है कि पंजाब से आज जथेबंदियां यहाँ पर आएंगी और काफी किसान यहाँ पर इकट्ठा होंगे, लेकिन प्रशासन की क्या रणनीति रहती है, क्या आज एक बार फिर से बातचीत होती है? कल जब बातचीत हुई थी तो सीढ़ी नहीं चढ़ी थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसी बात का इंतजार रहेगा कि अगर प्रशासन एक बार फिर से तमाम किसान नेताओं को बातचीत करने के लिए जिला सचिवालय में बुलाता है और उनकी मांगों पर बातचीत शुरू होती है, तो उनकी मांगों को लेकर के हालांकि पहले भी बातचीत हुई है लेकिन वो नाकाम रही है। अब आगे क्या बातचीत होगी और होगी तो क्या उसमें कोई नतीजा सामने आता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हिमांशु, बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। गणेश चतुर्थी का कल से आगाज हो रहा है। मुंबई में BMC ने गणेश चतुर्थी के हवाले से हिदायत जारी की है। 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने और घरेलू गणेश मूर्ति के जुलूस पर पाबंदी है और जो 5 अफराद इस जुलूस में शामिल होंगे उनके लिए वैक्सीन लेना और 15 दिनों का क्वारंटीन लाजमी करार दिया गया है। लोगों को कोरोना के तमाम हिदायत पर अमलावरी लाजमी है। छोटे बच्चे और बूढ़े इन जुलूसों में शामिल नहीं हो सकेंगे। पुलिस और BMC के कवानीन पर अमल करना होगा और कवानीन की खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, गणेश चतुर्थी के हवाले से हुकूमत ने गाइडलाइन जारी की है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको पहले तस्वीर दिखाता हूँ और तस्वीर देखने के बाद कई बातें साफ हो जाएंगी। मैं आपको दिखाता हूँ लाल बाग के राजा का दरबार जी। यहाँ ये इनकी एंट्री गेट है, प्रवेश द्वार है। और मैं आपको बताऊँ कि यहाँ से जो लोग आते हैं वो यहाँ पर लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है हर साल, लेकिन आज अगर आप देखें तो यहाँ पर किसी को भी आने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि मुंबई पुलिस और बीएमसी ने हर मंडल के कार्यकर्ताओं को बुला करके ये बात साफ कर दिया है कि किसी प्रकार की दिक्कत कोरोना को लेकर कोई भी लापरवाही न बरती जाए। बीएमसी ने जो अपनी गाइडलाइंस दी, अगर हम एक बार अगर आंकड़ों पर जाएं तो कल हमने देखा कि महाराष्ट्र में एक दिन में 4000 से ज़्यादा पेशेंट मिले हैं, 65 लोगों की मौत हुई है। मुंबई की बात की जाए तो आंकड़े जो है वो 500 के आसपास हैं और मौत जो है 4 लोगों की हुई है। यानी बीएमसी किसी भी प्रकार की लापरवाही कोरोना को लेकर नहीं बरतना चाहती है। ये तस्वीरें काफ़ी कुछ बताने के लिए तैयार हैं, क्योंकि 1932 से इस दरबार में इन दिनों तांता लगता था, लोगों का भीड़ इकट्ठा होता था। सुरक्षा के तौर पर 11 डीसीपी, 12 जोन होते हैं मुंबई में, लेकिन 11 डीसीपी को यहाँ पर रखा जाता था सुरक्षा के तौर पर। लेकिन तस्वीरें अगर आप देखें तो आज यहाँ पर कुछ नहीं है, क्योंकि मंडल की तरफ से सभी को इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर दर्शन के लिए नहीं बुलाना है। जो ऑनलाइन की प्रक्रिया है उससे जो है बप्पा का दर्शन कल से दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि हर साल फोटो शूट यानी बप्पा के आगमन की जो तैयारी की जाती थी तो उसमें सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा होते थे और उनका वेलकम यानी उनका जो आगमन की प्रक्रिया होती थी उसे नाचते गाते यहाँ पर पूरा किया जाता था। लेकिन इस बार बीएमसी ने साफ कर दिया है कि अगर मंडल की गणपति आएगी तो वहाँ पर सिर्फ 10 लोग जाएंगे मंडल की तरफ से, जो कि उनके दोनों डोज पूरे रहेंगे, वही लोग जाएंगे। दी गई है, वही वैक्सीन लगवाना भी लाजमी कर दिया गया है। ऐसे में जिस तरह से गणेश उत्सव मनाया जाता था मुंबई में, महाराष्ट्र में, अब उस तरह की कोविड की वजह से धूम नहीं दिखाई दे रही है। बेहद शुक्रिया प्रशांत आपका। आगे बढ़ते, सीएम योगी आज यूपी के सभी अजला के डीएम और कप्तान के साथ मीटिंग करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी अफसरान मीटिंग में शामिल होंगे। रियासत में हालात का जायजा लिया जाएगा। यूपी के नज़्म-ओ-नस्क और हालात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अवाम से जुड़ी ज्यादातर शिकायत के हल की कोशिशों पर बातचीत होगी। काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञान वापी मस्जिद मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन अर्जियों पर अपना फैसला महफूज रख लिया था जिनमें वाराणसी की एक अदालत के एक हुक्म को चैलेंज किया गया है। वाराणसी की अदालत ने 8 अप्रैल के अपने हुक्म में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञान वापी मस्जिद का एक जामिया सर्वे करने को कहा था। इस सर्वे में ये मालूम किया जा सकता है कि क्या काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब वाक़ एक मस्जिद बनाने के लिए एक मंदिर को मिसमार किया गया था या नहीं। उत्तर प्रदेश सुन्नी मरकजी वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद ने वाराणसी अदालत के हुक्म को चैलेंज किया है। जस्टिस प्रकाश पाडिया ने उन दरख्वास्त गुजारों के वकला, मरकजी हुकूमत और रियासी हुकूमत के दलाइल सुनने के बाद अपना फैसला महफूज रख लिया था। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर में बुखार से 31 अफराद की मौत हुई है। एक दिन में 9 मौत हुई है। तिबी माहिरीन के मुताबिक बुखार के मरीजों में स्क्रब टाइफस जैसी अलामात है। मेडिकल कॉलेज में जल्द शुरू होगी टाइफस की जांच। कानपुर में डॉक्टरों की खुसूसी टीम का कैंप लगाने वज़ीर आला का हुक्म है। दी इलाकों में हालात ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। बुखार मुतासरीन का इलाज नहीं हो रहा है। सीरियस फीवर के हवाले से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। कानपुर में बुखार से 31 लोगों की मौत हुई है। हमारे नुमाइंदे संदीप सविता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कानपुर में संदीप, 31 लोगों की इस बुखार से मौत हुई है। जी बिल्कुल, जिस तरह से बुखार, ये विचित्र बुखार बढ़ता जा रहा है, लगातार अस्पतालों में भीड़ बढ़ती जा रही है और डॉक्टर भी और विशेषज्ञ इस पर लगे हुए थे कि आखिर इस बुखार में क्या है। और अब तक कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में 31 मौतें हो चुकी थी। पिछले 24 घंटों में 9 मौतें हुई हैं। सबसे ज्यादा ये बुखार बच्चों को मुतासिर कर रहा है और अब ये निकल कर आया है, जो विशेषज्ञों का कहना है कि ये स्क्रब टाइफस नाम का एक जो बीमारी है उसके लक्षण हैं, जिसमें तेज बुखार के साथ प्लेटलेट्स डाउन होती हैं। और ये भी बताया गया है कि इस बीमारी को फैलने में सबसे ज्यादा जो एक
कीड़ा जो जी। कि जो पेड़ों से पैदा होता है, झाड़ियों में होता है, उससे ये बीमारी काटने से फैलती है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए ये ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा जो है फैल रहा है, और क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की टीमें वहां तक उस तरीके से नहीं पहुंच पा रही, इलाज वहां नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए ये ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा मुतासिर है। जी संदीप, आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते, कंगना रनौत से जुड़े हत्केज़त मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। कंगना ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करके अंधेरी कोर्ट के मुकदमे को खारिज करने की मांग की थी। वाज़ेह हो कि नगमा निगार जावेद अख्तर ने कंगना रनौत पर टीवी इंटरव्यू के दौरान मुबैना तौर पर उनके खिलाफ काबिल एतराज़ बयानों का इल्ज़ाम लगाया था। पिछले साल नवंबर में अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत दर्ज कराई थी। जावेद अख्तर ने दावा किया था कि पिछले साल जून में अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद टीवी इंटरव्यूज में बॉलीवुड में ग्रुप बंदी का जिक्र करते हुए उनका नाम भी घसीटा गया था। आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।